Welcome back students, this is Dr. Anubha Sharma and today we are going to discuss PYQs that is related to hormonal coordination. So let's begin. Question number 1. Which one of the following pair incorrectly match a hormone with its chemical nature? ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा ये जो डिफरेंट पेयर्स दिए हुए हैं चारों चॉइस में ये इनकरेक्टली मैच्ड हैं जो हार्मोन है और उसका जो केमिकल नेचर है उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है एपिनेफ्रिन स्टीरॉइड, पैराथायरॉइड पेप्टाइड, कॉर्टिसोल स्टीरॉइड एंड थाइमोसिन पेप्टाइड। ठीक है, तो जैसा कि हमने लेक्चर में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं या फिर एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले जो एड्रिनल ग्लैंड वाले जो कॉर्टेक्स लिख देती हूँ, वैसे एड्रिनल ग्लैंड वाले जो हार्मोन है ये दोनों जो हैं ये मेनली स्टीरॉइड होते हैं, है ना। इसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पेप्टाइड होते हैं या प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर पैराथायरॉइड पेप्टाइड लिखा हुआ है, ये करेक्ट है मैच। कॉर्टिसोल एडिनल कॉर्टिसोल का पार्ट है ना। कॉर्टिसोल कहाँ से रिलीज होता है, वहीं से एडिनल ग्लैंड से रिलीज होता है, स्टीरॉइड ही होगा, ये मैंने आपको बताया हुआ है ना। थाइमोसिन है, ये पेप्टाइड है। तो जो ये एपिनेफ्रिन इन्होंने बताया हुआ है ये ना तो सेक्स हार्मोन है ना ये एडिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, ये स्टीरॉइड नहीं है, ये पेप्टाइड इन नेचर। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स होते हैं यहाँ पर, ये प्रोटीनेशियस नेचर का होगा, ये स्टीरॉइड नहीं है। तो ये हमारा आंसर गलत है क्योंकि यहाँ पूछा गया है इनकरेक्टली मैच्ड कौन सा है। ठीक है, चलिए मूव करेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हार्मोन सिक्रीटेड बाय किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर। कौन कौन से हार्मोन हैं जो किडनी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं। तो इसमें कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे इरेथ्रोपोइटिन, बी है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, सी है सिक्रिटिन, डी है रेनिन एंड ई है एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, तो आपको पता है कि किडनी से जो हार्मोन रिलीज होता है और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से होता है वो एक तो इरेथ्रोपोइटिन हो गया। ठीक है, ये किडनी से रिलीज होगा, ये क्या करेगा, आरबीसी को बनाने का काम करेगा, फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सिक्रिटिन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का है और रेनिन ये भी जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलीज होता है। ठीक है, तो ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, किसी किसी एनिमल में ये पाया जाता है। कोई ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर ये किडनी से रिलीज नहीं होता, ये तो अगर होगा भी तो पेनक्रियास से होगा, एंजियोटेंसिन भी नहीं है। तो जहां पर ए सी और डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, तो आंसर नंबर 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए मूव करेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें मैचिंग करनी है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 की। लिस्ट 1 में दिए हुए हैं कुछ ऑप्शंस, लाइक ए ऑप्शन में दिया हुआ है स्लीप वॉक साइकिल, देन बी ऑप्शन में है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड डी हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, एंड इन द बी सेकंड लिस्ट फर्स्ट चॉइस में मेंशन किया हुआ है पीनियल ग्लैंड, देन पेनक्रियाज, देन पिट्यूटरी ग्लैंड, देन एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो अब मैंने आपको बहुत अच्छे से आपने पढ़ा था ये जब हमने लेक्चर ये डिस्कस किया था हार्मोन्स वाला, कि जो स्लीप वॉक साइकिल होती है ये कौन करता है, हमारी जो सर्काडियन रिदम है ये कौन सर्कुलेट करता है, कौन मेंटेन करता है, ये करता है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो फर्स्ट का जो आंसर बनेगा वो फर्स्ट चॉइस के साथ बनेगा। अब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की बात है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो हमारी बॉडी में है वो कौन करता है, एड्रिनल ग्लैंड करती है, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड कहाँ है, कॉर्टेक्स उसके ऊपर है, हमारे जो क्या कहते हैं हमारे किडनी के ऊपर है, और वो मेनली रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो बी के साथ आ जाएगा फोर्थ चॉइस। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को कौन करेगा, तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है जब ये बेबी डिलीवरी होगी, है ना, उस टाइम पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी और उस टाइम ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है ना। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारा कहाँ पे किससे रिलीज होता है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जो तो सी जो है वो थर्ड के साथ जाएगा। और हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन जो है
ज्यादा हो जाता है जब ब्लड में, तो उसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, या फिर हम उसे कहते हैं डायबिटीज मिलेटस हो गया है। तो वो रिलेटेड होता है डायरेक्टली इंसुलिन से, और इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है, वो पेनक्रियास से रिलीज होता है। तो डी के साथ जाएगा चॉइस नंबर 2। तो जहां पर भी 1, 4, 3 एंड 2 ऑप्शन आ रहा है, 1, 4 ये आ रहा है चॉइस नंबर 2 में, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अ पर्सन एक्सपीरियंस स्वेटिंग, इंक्रीज्ड हार्टबीट बिफोर एन इंटरव्यू। यानी कि ये फाइट एंड फियर एंड फाइट वाला वो बता रहे हैं आपको, अगर फेज है तो, है ना, कि अगर किसी का इंटरव्यू है और उसे घबराहट के मारे स्वेटिंग हो रही है, उसकी पाल्पिटेशन बढ़ रही है, तो इनमें से कौन सा हार्मोन है जो इसके ये रेस्टलेसनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये हमने पढ़ा था कि ये इस पर्टिकुलर फेज के लिए, जब बहुत ज्यादा अचानक ही कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए या कुछ इस तरीके का आ जाए जो हमारे, जिससे हमारे को घबराहट होने लगी, तो उसके लिए जो हार्मोन होता है वो एड्रिनल ग्लैंड वाला हार्मोन होता है। एड्रिनल एंड नॉर एड्रिनल हार्मोन इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा चॉइस नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट, यहां लिखा हुआ है नॉट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है, थायराइड हार्मोन में के कंट्रोल में इनमें से क्या नहीं होता है। नंबर 1, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, और हम, चलिए मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। बी चॉइस दिया हुआ है रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, सी है नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वॉक साइकिल, फिर डी है डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, एंड देन ई है सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन। तो आपको पता है कि हमारा जो थायराइड हार्मोन है वो किस लिए रेस्पॉन्सिबल है, हमारी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करता है थायराइड हार्मोन। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म रेगुलेट होगी तब जब हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, हमारा जो वाटर बैलेंस है, उसे मेंटेन करेगा वो। ठीक है, और जब हमारी बेसिक मेटाबॉलिज्म को भी वो रेगुलेट करता है। ये दोनों बिल्कुल ठीक है। नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप एंड वॉक साइकिल किसके लिए, पीनियल ग्लैंड का सिम्टम होता है, तो ये जो है ये इसका सिम्टम नहीं है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम भी थायराइड ग्लैंड का सिम्टम नहीं है, जबकि ये आरबीसी की प्रोसेस जो फॉर्मेशन है उसको भी सपोर्ट करता है। तो जहां पर हमारा सी और डी ऑप्शन आ रहा है, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर, मींस सेकंड नंबर चॉइस वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर दो अलग अलग स्टेटमेंट दिए हुए हैं और कह रहे हैं कि भाई आप इन स्टेटमेंट को बताइए, दैट इज जो असर्शन है, यानी कि जो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है वो करेक्ट है या नहीं, और उसका कारण दूसरा है या नहीं। ठीक है, तो असर्शन दिया हुआ है कि FSH which interact with membrane bound receptor does not enter the target cell। हाँ, ये ठीक है, नहीं वो इंटरेक्ट करता है क्योंकि अच्छा चलिए रीजन भी पढ़ते हैं। बाइंडिंग ऑफ FSH टू इट्स रिसेप्टर जनरेट्स सेकेंड मैसेंजर दैट इज साइक्लिक AMP फॉर इट्स बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। तो ये कह रहा है कि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उसमें ये कह रहे हैं कि ये जो FSH हार्मोन है, जो कि एक प्रोटीनेशियस इन नेचर है, क्योंकि ये किस चीज का कहाँ से रिलीज हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से हो रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जा रहा है ओवरी के पास और वहां पर अपने टारगेट सेल को कह रहा है कि भाई आप अपना प्रोडक्शन करो। ठीक है, तो ये जो कह रहा है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करता है, क्योंकि ये टारगेट सेल में एंटर नहीं कर पाता। हाँ, बिल्कुल नहीं कर पाता, स्टेटमेंट भी अपने आप में सही है। ठीक है, अच्छा इसका रीजन क्या दिया हुआ है, बाइंडिंग ऑफ FSH टू इट्स रिसेप्टर जनरेट सेकेंड मैसेंजर दैट इज साइक्लिक AMP फॉर इट्स बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। वो नहीं जा पाता है और इसीलिए इसीलिए क्या करता है वो, क्योंकि वो क्या है, प्रोटीनेशियस नेचर है, और जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है, दैट इज ग्लाइकोलिपिड। तो ये बाइंड करेगा और फिर सेकेंडरी ये इट एक्ट्स एज अ प्राइमरी मैसेंजर, और फिर ये सेकेंडरी मैसेंजर को साइक्लिक AMP एक्ट्स एज अ सेकेंडरी मैसेंजर, और फिर उसको अपना मैसेज कन्वे करता है, फिर वो आगे ट्रिगर करता है रिएक्शन को, जिससे कि बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स हो जाते हैं। तो इन द लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। A इज नॉट करेक्ट बट R इज करेक्ट। नहीं, A भी करेक्ट है और R भी करेक्ट है, बोथ A एंड R करेक्ट, एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। एक्सप्लेनेशन तो
करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो उसका नहीं है ये। चलिए थर्ड चॉइस देखते हैं। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ये दोनों तो गलत हैं। ये तो स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं, लेकिन अगर हम पहले ये कहते, अगर इसको असर्शन रखते, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट बनाते कि एफएसएच की बाइंडिंग इसके रिसेप्टर के साथ होती है और जो जनरेट करता है सेकेंडरी मैसेंजर, है ना, साइक्लिक एएमपी, और वो फर्दर बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स अंदर ट्रिगर करता है। क्यों वो बाइंड करता है रिसेप्टर से? क्योंकि वो उस जो टारगेट सेल के अंदर जा नहीं सकता। अगर हम इनको उल्टा कर दें तो सेंटेंस प्रॉपरली फ्रेम हो पाएगा, है ना। अगर हम उसका रीजन ये बताएं कि वो अंदर क्यों नहीं जा पाता है, क्योंकि वो खुद ही साइक्लिक एएमपी को इंफॉर्मेशन देगा और वो जाके अंदर रेस्पॉन्स करेगा। अगर उल्टा कर दें, असर्शन नंबर 2 हो, रीजन हो, और रीजन जो है असर्शन हो, तो सेंटेंस प्रॉपरली फॉर्म होगा। क्योंकि असर्शन का मतलब है एक पर्टिकुलर हमने स्टेटमेंट दे दिया, अब ये होता है क्योंकि, बिकॉज अगर हम इसमें लगाएंगे तो उल्टा अगर हम करेंगे तो सेंटेंस ज्यादा प्रॉपर फ्रेम होगा। देखिए, बाइंडिंग ऑफ एफएसएच टू इट्स रिसेप्टर जनरेट सेकेंड मैसेंजर for its biochemical and physiological response, because FSH which interact with membrane bound receptor does not enter the target cell, क्योंकि वो खुद टारगेट सेल के अंदर नहीं एंटर कर सकता है, इसीलिए उसको बाइंड करना पड़ता है रिसेप्टर से और सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करना पड़ता है। तो देखिए, उल्टा जब हम बोल रहे हैं इसको तो ज्यादा प्रॉपरली एक्सप्लेन हो पा रहा है वो सेंटेंस। इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा दैट इज आंसर नंबर 3, कि बोथ अगर सेपरेटली पढ़ें तो असर्शन और रीजन दोनों अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन अगर हम रीजन पहले पढ़ें एज अ असर्शन और उस दूसरे को जस्ट असर्शन को क्या बनाते हैं, रीजन बिकॉज जोड़ के, तो बात आसानी से कन्वे हो पा रही है। ठीक है, तो आंसर वुड बी द थर्ड चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इफेक्ट ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन? पैराथायरॉयड हार्मोन इनमें से जो भी इफेक्ट्स दिए हुए हैं उसमें से कौन सा इफेक्ट पैराथायरॉयड हार्मोन का नहीं है? जैसे कि स्टिमुलेशन प्रोसेस ऑफ बोन रीअब्जॉर्प्शन, बी है डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम लेवल बाय रीनल ट्यूब्यूल, डी है डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कौन सा इफेक्ट नहीं है? पैराथायरॉयड का क्या काम होता है? पैराथायरॉयड रीअब्सॉर्ब कराता है कैल्शियम को, हमारी बॉडी में रीअब्सॉर्ब कराता है कैल्शियम को, ताकि कैल्शियम का लॉस ना हो और बोन्स की मजबूती बनी रहे, है ना। तो वो रीअब्सॉर्ब कराएगा, तो मतलब डिक्रीज लेवल करेगा कैल्शियम का ब्लड में, ये तो गलत हो गया, ये तो इसका इफेक्ट नहीं है, ये इंक्रीज करता है। सी वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइजेस्टिव जूस, डिक्रीज नहीं करेगा, इंक्रीज करेगा, तो ये भी जो है गलत बोल रहे हैं। ई है इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से इसका कोई लेना देना नहीं है। रीएब्सॉर्ब करता है पैराथायराइड कैल्शियम को रीनल ट्यूब्यूल के टाइम पर भी, और जो है बोन्स में कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है। तो बी, डी एंड ई ये तीनों के तीनों जहां आ रहे हैं दैट वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये तीनों बिल्कुल उल्टे दिए हुए हैं। वो कैल्शियम लेवल को डिक्रीज नहीं करता है, इंक्रीज करता है, उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करता है। कौन? पैराथायराइड हार्मोन। अगला है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट आरबीसी फॉर्मेशन। इरिथ्रोपोइटिन का क्या काम होता है? आरबीसी का फॉर्मेशन करना। इज प्रोड्यूस्ड बाय, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहाँ पाया जाता है? ये किडनी की ऊपर जो किडनी की जो जक्स्टा मेडुलरी सेल्स होती हैं वहां पे इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन पाया जाता है, और जो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर आएगा बिल्कुल, ये तो स्टेटमेंट ही पूरा दिया हुआ है, तो फोर्थ चॉइस जो है दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। हार्मोन्स स्टोर एंड रिलीज फ्रॉम न्यूरो हाइपोक्सिस आर। कौन से हार्मोन है जो स्टोर होता है एंड रिलीज होता है फ्रॉम न्यूरो हाइपोफाइसिस?
न्यूरोहाइपोफाइसिस किसे कहते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कहते हैं। और वहां पर क्या कौन से हार्मोन स्टोर होते हैं और रिलीज होते हैं? वहां पे 2 हार्मोन स्टोर होते हैं और वो रिलीज होते हैं, उनका नाम होता है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। वो यही तो हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स है वहां पर जाकर जो है स्टोर होते हैं और रिलीज होते हैं। तो यहाँ तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी गलत हो जाएगा एंड ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन सही है, टीएसएच वहां पर स्टोर नहीं होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि एफएसएच एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। प्रोलैक्टिन एंड वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन है बट प्रोलैक्टिन नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा दैट वुड बी द चॉइस नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल स्टिमुलेट पैराथायरॉयड ग्लैंड टू रिलीज पैराथायरॉयड हार्मोन? कौन सी कंडीशन है जो पैराथायरॉयड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगी? पैराथायरॉयड ग्लैंड का क्या काम था? कैल्शियम लेवल को बढ़ाना, कहां पर? ब्लड में, और फिर उसको एब्जॉर्ब कराना बोन में, है ना, रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। तो फॉल इन एक्टिव विटामिन डी से इसका कोई लेना देना नहीं है। फॉल इन कैल्शियम लेवल, हाँ अगर कैल्शियम लेवल कम हो रहा है तो ये स्टिमुलेट होगा, बिल्कुल पैराथायरॉयड ग्लैंड स्टिमुलेट होगी, पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज करेगा। फॉल इन बोन, कैल्शियम लेवल नहीं, बोन से नहीं, ब्लड में अगर कैल्शियम लेवल कम है तो उसे बढ़ाएगा। राइज नहीं, राइज अगर ज्यादा है तो इसका दूसरा जो हार्मोन है उसे कम करने का काम करेगा, है ना। तो यहां पर आएगा चॉइस नंबर 2 फॉल। अगर कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम हो रहा है तब पैराथायरमोन क्या करता है? उसको रीएब्जॉर्ब कराने के लिए हेल्प करता है। रीनल वाले एरिया से भी करता है और ब्लड से भी रीएब्जॉर्ब कराने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है आर्टिफिशियल लाइट, एक्सटेंडेड वर्क टाइम एंड रिड्यूस्ड स्लीप टाइम डिसरप्ट द एक्टिविटी ऑफ। आर्टिफिशियल लाइट है, बहुत सारा काम है, और जब नींद कम हो जाए तो ये किस ग्लैंड पर इफेक्ट डालेगा? ये उसी ग्लैंड पर इफेक्ट डालेगा जो हमारी स्लीप साइकिल को मॉनिटर करती है, हमारे उठने और जागने को मॉनिटर करती है, और वो ग्लैंड होती है पीनियल ग्लैंड। तो आंसर वुड बी द, बिना सोचे समझे हम यहाँ लगाएंगे पीनियल ग्लैंड पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आइडेंटिफाई ए, बी और सी। यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है और उसमें कुछ यहाँ ए है, फिर यहाँ बी है और ये सी है। इन तीनों को आइडेंटिफाई करना है इस डायग्राम में। अभी कह रहे हैं कि क्या ए स्टीरॉयड हार्मोन है और बी हार्मोन रिसेप्टर है और सी प्रोटीन है। अब हमें पता है रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट अगर कोई रिसेप्टर है और वहां पर जाके ये हार्मोन बाइंड कर रहा है तो ये हार्मोन का नेचर कैसा होना चाहिए? 100 एंड 101% ये हार्मोन कैसा होना चाहिए? प्रोटीनेशियस इन नेचर होना चाहिए। ठीक है, तभी, क्योंकि फैट अगर स्टीरॉयड होगा, फैटी एसिड से रिलेटेड, तो वो तो क्रॉस करके अंदर तक आएगा, है ना, और वो तो डायरेक्टली न्यूक्लियस को जाकर जीन को वो करेगा, एक्सप्रेशन पर प्रभाव डालेगा ताकि वो अपना प्रोडक्शन करे, अगली चीजों को ट्रिगर करे। तो ये तो पहली बात रही कि ये या तो बी चॉइस होगी, सेकंड या 4 होगी, क्योंकि ये हार्मोन प्रोटीन होगा। ठीक है, और ये किसके साथ यहां पर जाके बाइंड करता है? हमें पता है कि ये रिसेप्टर से जाके यहाँ पर बाइंड करता है। एक सेकंड में, ये गलत हो गया, ये रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है, रिसेप्टर, है ना। तो बी क्या हो जाएगा? रिसेप्टर। और सी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा हमारा जो सेकेंडरी मैसेंजर है, दैट इज साइक्लिक एएमपी, है ना। प्राइमरी मैसेंजर तो यही है, सेकेंडरी मैसेंजर क्या होता है? साइक्लिक एएमपी। तो यहां पर हम देख लेते हैं ये तीनों चॉइसेस कहां दी हुई हैं। ए जो है वो प्रोटीन हार्मोन होना चाहिए, बी रिसेप्टर होना चाहिए और सी साइक्लिक एएमपी। बिल्कुल ठीक है। यहाँ फोर्थ चॉइस में प्रोटीन हार्मोन नहीं, बी को यहाँ पर साइक्लिक एएमपी बताया गया, जबकि वो तो अंदर है, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, वहां पर जाके वो चीज करेगा। ठीक है, तो और सी को हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया गया, जबकि ये है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हमारा पूरा है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, लेकिन यहां पर बी पूछा गया है स्पेसिफिकली, तो दैट इज रिसेप्टर। तो हमारा जो आंसर है दैट वुड बी द चॉइस नंबर 2, इट वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डज स्टीरॉयड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेल्यूलर एक्टिविटी? जो स्टीरॉयड हार्मोन है वो सेल्यूलर एक्टिविटी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? इट बाइंडिंग टू द डीएनए एंड फॉर्मिंग अ जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स। यस, स्टीरॉयड हार्मोन तो क्रॉस कर लेता है ना। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, स्टीरॉयड हार्मोन यहां से आएगा और वो जो है, क्योंकि ये लिपिड बाइलेयर है, इसको क्रॉस करके सीधे अंदर जाएगा और ये जो न्यूक्लियस है
इसके साथ अंदर जाके ये जो डीएनए होगा ये जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाएगा और वहां से फिर अपनी नई चीज को प्रोड्यूस करेगा। सेलुलर एक्टिविटी को ये इस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। दूसरा खैर मेरे हिसाब से फर्स्ट आंसर है। फिर देखते हैं चॉइस नंबर 2 में दिया हुआ है एक्टिवेटिंग साइक्लिक एएमपी लोकेटेड इन द सेल मेम्ब्रेन। इसको जरूरत ही नहीं है साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेट करने की, वो तो एक्ट एज अ सेकंड मैसेंजर का काम करता है, क्योंकि ये तो खुद ही क्रॉस कर पा रहा है अपनी सेल मेम्ब्रेन को। यूज एक्वापोरिन चैनल एज सेकंड मैसेंजर नहीं, चेंजिंग द परमेबिलिटी, इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ये खुद ही फैटी एसिड स्टीरॉइड से बना हुआ है। तो ये हमारा जो आंसर आएगा 1 आएगा, क्योंकि ये क्या है, फैट सॉल्युबल है, तो मेम्ब्रेन फैट से बनी हुई है, आराम से क्रॉस करके आता है, न्यूक्लियस के पास आता है और जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स बना के आगे की चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस अगर होती है, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है अगर किसी की हड्डियां वीक हो जाती हैं, यानी कि उनका कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, बड़ी आसानी से उन्हें फ्रैक्चर हो जाता है, बड़ी आसानी से जरा सा भी गिरे उनके जो है हेयर लाइन फ्रैक्चर हो जाता है या मेजर फ्रैक्शन हो जाता है, तो उसमें कौन सा हार्मोन है जो मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, तो एक तो पैराथायरॉयड हार्मोन होगा, क्योंकि अगर लो है तो उसे बढ़ाने का काम करेगा, और दूसरा ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है, अगर उसका भी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ 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 कम होता जाएगा एज के साथ जो होता है, तो वो भी रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। तभी जब आपने देखा है कि जो लेडीज ज्यादा बड़ी बूढ़ी हो जाती हैं तो उनमें जरा सा भी कई बार पता चलता है कि बाथरूम में फिसल गए या खाट से गिर गए या, तो बड़ी जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन कम है, ईस्ट्रोजन की भी मेनोपॉज हो चुका है और पैराथायरॉयड की भी एज के साथ साथ कम हो रही है, तो वो अपना उतना लेवल पर काम नहीं कर पा रहा है कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने के लिए, है ना। तो ये इसका जो चॉइस नंबर 1 है दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे चॉइस नंबर 4 में भी पैराथायरॉयड लिया है, लेकिन प्रोलैक्टिन दिया हुआ है, प्रोलैक्टिन का कैल्शियम एब्जॉर्प्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, जीएनआरपी यानी कि गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन विच इज अ हाइपोथेटिक थैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्ट्स ऑन। ये जो गोनाडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, रिलीजिंग हार्मोन होता है, ये कहाँ काम करता है आपको पता है। पोस्टीरियर लोब में तो ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन है, तो ये थर्ड और फोर्थ चॉइस तो वैसे ही गलत हो गई। अब बची ए एंड बी चॉइस। एंटीरियर पिट्यूटरी पे करता है, यस। स्टिमुलेट एलएच एंड ऑक्सीटोसिन, नहीं, ऑक्सीटोसिन तो पोस्टीरियर ग्लैंड से रिलीज होती है ना। तो इसमें बी में क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच। सेकंड वुड बी द करेक्ट आंसर। ये किस किस चीज को रिलीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, किस किस को स्टिमुलेट करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हाइट। अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन हो रहा है अडल्ट फेज में भी, फिर भी हाइट क्यों नहीं बढ़ती है। फर्स्ट, growth hormone become inactive in adults. Epiphyseal plate close after adolescence. Bone lose their sensitivity to growth hormone in adults. Muscle fiber do not grow in size after birth. तो इसका आंसर है आंसर नंबर 2, क्योंकि एडोलसेंस एज के बाद, एक पर्टिकुलर एज के बाद जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं, उनके जो ऊपर वाले जॉइंट्स होते हैं, वहां पर इस तरीके की कैसी मैं बोन बना रही हूं, यहां पर देयर इज अ प्लेट जिसे बोलते हैं एपिफाइसिलिक प्लेट। एपिफाइसियल प्लेट जो होती है वो वहां पर एक्चुअली ग्रोथ होती है सेल्स की, जिससे कि उन हड्डियों की लंबाई बढ़ती है। तो एडोलसेंस के बाद वो जो प्लेट होती है वो क्लोज हो जाती है, ताकि और उस एज के बाद फिर वहां पर ग्रोथ दोबारा सेल्स की नहीं हो पाती है। सेल डिवीजन होगा, सेल बढ़ेंगी तभी तो हड्डियां बढ़ेंगी, है ना। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 2 कि एडोलसेंस एज पर अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन भी हो रहा है, तब भी एपिफाइसिल प्लेट के बन जाने के कारण एडोलसेंस के बाद भी उसकी लंबाई नहीं बढ़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। द अमीनो एसिड ट्रिप्टोफान इज द प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ। अमीनो एसिड जो ट्रिप्टोफान है वो प्रिकर्सर होता है इन द सिंथेसिस ऑफ मेलेटोनिन एंड सेरोटोनिन हार्मोन का। ठीक है,
तो ये वहां पर बहुत ही जरूरी होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल है मेलाटोनिन का, जो मिलेनिन के सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है हार्मोन, दैट इज मेलाटोनिन। तो अमीनो एसिड ट्रिप्टोफन इज द प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर of hormone are not antagonistic, having opposite effect for to each other। एंटागोनिस्टिक का क्या मतलब होता है? एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है अपोजिट इफेक्ट। ठीक है, तो ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा हार्मोन का पेयर है जिसका अपोजिट इफेक्ट नहीं है टू ईच अदर। इंसुलिन, ग्लूकागॉन। यस, इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, है ना, इंट्रासेलुलर लेके जाएगा, उसको यूटिलाइज करेगा, जबकि ग्लूकागॉन उसका जस्ट अपोजिट काम करेगा। ठीक है, एडोलसेंस एंड एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। तो एट्रायल ANF जिसे बोलते हैं, वो दैट एक्ट्स एज अ वेसोडाइलेटर, वो ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। कब? जब वेसोडाइलेटर का काम करता है ना, जब डायलेट करता है ताकि चौड़ी हो जाएगी वो, तो आराम से जो तेजी से फ्लो कर रहा है ब्लड वो धीरे धीरे फ्लो करेगा। जबकि एल्डोस्टेरोन क्या करता है? ये नैरो करने का काम करता है, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, रिलैक्सिन एंड इनहिबिटिन। रिलैक्सिन हार्मोन कब रिलीज होता है? रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है जब कोई मदर बेबी कैरी कर रही होती है, तो जब बेबी ग्रो करेगा तो क्या करेगा, वो माँ के शरीर में भी इस तरीके के चेंजेस लाता है कि उसकी मसल्स जो है रिलैक्स हो जाएं, आगे बढ़ जाए। तभी तो पेट बढ़ा हुआ दिखता है टाइम के साथ साथ, तो मसल रिलैक्स हो जाएंगी जब भी बेबी वो हटेंगी, स्किन हटेगी, मतलब रिलैक्स हो जाएंगे लिगामेंट्स और जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, तभी वो उसको जगह, इलास्टिसिटी बढ़ेगी तो जगह देंगे बेबी के डेवलपमेंट के लिए। ऐसे ही जब डिलीवरी होगी तो जो डिलीवरी के टाइम पर भी जो मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी ताकि आराम से जो है बेबी डिलीवर हो सके। ठीक है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा और आराम से बेबी जो है डिलीवर हो सके, ये उसका पर्टिकुलर काम होता है। जबकि जो इनहिबिटिन होता है ये मेल में सर्टोरी सेल से और फीमेल में ग्रेनुलर सेल से जो है रिलीज होता है, और इसका काम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है उसको, उसका जो है इनहिबिशन कराता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसका इनहिबिशन कराता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो ना सिंथेसाइज हो। ठीक है, तो ये दोनों ही काम जो है अलग अलग हैं। वो मसल्स से रिलेटेड है, जब प्रेगनेंसी हो चुकी है तो उसको ऐसा नहीं है कि उल्टा कर रहा है। ऐसे ही पैराथार्मोन क्या कर रहा है? कैल्शियम लेवल को हाई कर रहा है, कैल्सिथेरोन कम कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा, वो जो आंसर आएगा दैट इज आंसर नंबर 3। ठीक है, बाकी तीनों के तीनों जो पेयर हैं वो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट वाले पेयर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। नेम अ पेप्टाइड हार्मोन विच एक्ट्स मेनली ऑन हेपेटोसाइट, एडिपोसाइट एंड एनहांस सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। आपको पता है सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक को बढ़ाने का कौन काम करता है? ये होता है इंसुलिन। इंसुलिन जितना ग्लूकोज आएगा उसको यूटिलाइज करने के लिए जरूरी होता है ना, उसको अपटेक करता है और यूटिलाइज करता है। और तो इसका जो आंसर है वो बिना, ये तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है हमने। और जबकि जो बाकी जो तीनों के तीनों हैं, ये सेक्रेटिन और ग्रेस्टिन, ये तो स्टमक की वॉल से होते हैं, और ये इसका जस्ट एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होता है इंसुलिन के। वो एनहांस करेगा ग्लूकोज अपटेक को इंसुलिन, और ये क्या करेगा? उसको डिक्रीज करेगा सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को। कौन? ग्लूकागॉन। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर आएगा दैट इज चॉइस नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 20। The posterior pituitary gland is not a true endocrine gland because it is provided with a duct. It only store and release hormone. Yes, ये जो है आपको पता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है हाइपोथैलेमस के जो वो होते हैं, मैंने आपको बताया था न्यूरॉन होते हैं, उसके साइटोन से लेके जो एक्सोन है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक लंबा फैला हुआ रहता है, और वो उसके ही हार्मोन को
क्या करता है, स्टोर और रिलीज करने का काम करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं कहा जाता है। ये इट इज अंडर रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, नहीं ये बात नहीं है, इसका अपना कोई हार्मोन नहीं है, इसलिए इट सिक्रीट एंजाइम्स नहीं, इट ओनली स्टोर एंड रिलीज हार्मोन्स, इसलिए इसको ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ग्रेव्स डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू। जो ग्रेव्स डिजीज है ये एक तरीके की ऑटो इम्यून डिजीज होती है, ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें जो अबव 20 ईयर्स से बड़ी जो वुमेन होती हैं, ज्यादातर वुमेन, मैन में भी हो सकती है वैसे, उनमें हाइपर सिक्रीशन अगर थायराइड ग्लैंड का होता है तो उनमें कई तरीके के चेंजेस होते हैं, लाइक उन्हें एंजाइटी बहुत होती है, उनकी एपेटाइट बढ़ जाती है, हार्ट पाल्पिटेशन बढ़ जाता है, तो इस तरीके के कुछ सिम्टम्स उनमें दिखाई देते हैं जो कि ऑटो इम्यून डिजीज होती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा हाइपर। और ये क्यों होता है, थायराइड ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है वो बढ़ जाता है अब 20 वो जो होती हैं वुमेन ईयर से बड़ी जो होती हैं, तो इसलिए ये ग्रेव्स डिजीज होती है। तो इसका जो आंसर आएगा हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन दो सिंथेसाइज एल्सवेयर एंड स्टोर एंड रिलीज बाय मास्टर ग्लैंड। सिंथेसाइज कहीं और होती है लेकिन रिलीज और स्टोर एक किसी मास्टर ग्लैंड से होती है। तो एडीएच, यस, एडीएच क्या है, वैसोप्रेसिन का नाम लिया जा रहा है यहाँ पे। एडीएच, वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन स्टोर रिलीज कहाँ से होता है, हाइपोथैलेमस में। स्टोर कहाँ होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये तीनों यहाँ पर नहीं आएंगे क्योंकि ये तो अपनी अपनी जगह से ही सिंथेसाइज होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा दैट इज आंसर नंबर 1, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस में लेकिन स्टोर और रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन रिलेटेड टू हार्मोन चैप्टर। आई होप आपको ज्यादातर क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। तब तक के लिए खुश रहिए, खूब पढ़िए। नमस्कार।